हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर आपको बीपीएससी का बायोलॉजी सीरीज़ देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके आंसर्स को खोजने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी कड़ी में आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूं मैं श्वसन तंत्र व उससे संबंधित प्रश्न, जो कि विभिन्न प्रकार के पीसीएस परीक्षाओं में और यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें बीपीएससी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न जो है बीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उसके आंसर को खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आपके सामने है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो देखिए, इसका जो आपके सामने ऑप्शन है, पहला है क्लोम है, दूसरा है श्वसन नली, उसके बाद तीसरा है त्वचा द्वारा, चौथा है फुफ्फुस या फेफड़ा के द्वारा। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें फुफ्फुस या फेफड़ों के माध्यम से ही जो है वो श्वसन की क्रिया देखने को मिलती है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा जलवाष्प है। तो जैसा कि आप सब को पता होगा कि हम लोग जो है वो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकालते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें जलवाष्प भी देखने को मिलता है। यानी आप अगर अपने सांसों को महसूस कीजिएगा तो आपको पता ये चलेगा कि इसमें भी जो है वो जलवाष्प भी महसूस होता है। बट ये तीनों की मात्रा जो है वो परिवर्तित हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर और इसको देखने का प्रयास करते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन का अर्थ ये है कि किस तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कि किस प्रकार से ये जाता है। तो इसका आपको क्रम बताना है कि सबसे पहले ये कहाँ पहुँचता है, क्या ये रक्त में पहुँचता है, क्या ये फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद क्या ये ऊतक के द्वारा, इसका क्रम क्या है, पहले कहाँ पर ये जाता है। तो सबसे पहले इसकी अगर आंसर ऑप्शंस की बात करते हैं तो देखिए आपके सामने कई प्रकार के क्रम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले ये फुफ्फुस में जाता है, उसके बाद फिर ये रक्त के द्वारा जो है ऊतकों में ये पहुंचाने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर और इसको देखने का प्रयास करते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है ट्रेक्यूल्स है, उसके बाद ब्राकियोल्स है, उसके बाद पल्मोनरी शिरा है, और आपके सामने डी जो है एल्व्यूली है। यानी आप कह सकते हैं कि ये वायु कूपिकाएँ होती हैं, इनके माध्यम से ही जो है गैसीय जो है विनिमय मतलब इसके आने और जाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति जो है आपके सामने, ये सब लोग जानते हैं, ये सिंपल सा सवाल है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो हमारी श्वास की मात्रा बढ़ जाती है उस ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्नों की ओर और इसको देखने का प्रयास करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो देखिए आपके सामने ये है, क्या ये पाचन की क्रिया को प्रभावित करती है, क्या ये लीवर को प्रभावित करती है, या क्या ये किडनी की कार्यशीलता को प्रभावित करती है, या ये रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो आप देखते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ है जो कि फ्लेमेबल है, यानी जिसको जलाया जा सकता है, अगर उसको अपर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा में जलाया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर। तो ये हमारे रक्त की ऑक्सीजन की वहन की क्षमता को जो है वो कम कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्नों की ओर इसको समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, यानी इसमें कौन सा ऐसा जैव रूपांतरण होता है जो कि हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। तो एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एडीपी यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में जो है वो अगर इसका परिवर्तन होता है तो हमें ये सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये यूपीपीसीएस की मेंस परीक्षा 2015 में इस सवाल को पूछा गया था। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन में, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन से हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन से एडीपी या एटीपी के द्वारा। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एटीपी बनता है, उसके बाद एडीपी जो है वो बनता है। तो यहाँ पर बी नंबर जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्नों की ओर इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसको हम लोग वायु श्वसन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम अपने 10वें सवाल की ओर। 10वां और हमारा अंतिम सवाल है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो ये है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। तीसरा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो सही कथन को बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा जो आपके सामने पॉइंट है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपके सही हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके सामने 10 सवाल जो कि इस टॉपिक से विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को परिसंचरण तंत्र और उससे संबंधित जो है सवालों को बताने वाला हूँ। तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, और आपको रेगुलर बेसिस पे इवनिंग में 6 o'clock को आपको जो है एक वीडियो मिल जाएगा हमेशा इस टॉपिक से संबंधित। बीपीएससी बायोलॉजी सीरीज़, उसके बाद फिजिक्स सीरीज़ आएगा, केमिस्ट्री सीरीज़ आएगा, इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी चीज़ों का भी सीरीज़ में लेकर के आऊँगा चैनल पर। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।